हेलो एवरीवन, करंट अफेयर्स विद फिल्म बूस्टर 20 मई 2021 में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे इसमें पीआईबी, हिंदू और करंट अफेयर्स से अदर जो एस्पेक्ट हैं उनमें कौन कौन सी घटनाएं इंपॉर्टेंट रही हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं आज है 21 मई 2021। तो आज जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स में घटनाएं रही हैं उनको हम कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे ताकि प्रीलिम्स 2021 और 2022 को हम अच्छे से क्लियर कर सकें। तो हमारी आज जो पहली घटना है वो है मनरेगा। हाल ही में चर्चा में रहा है मनरेगा। तो आपसे सिंपल सा क्वेश्चन यही पूछेगा मनरेगा के प्रोविजंस के बारे में। मनरेगा होता क्या है, इसके अंतर्गत कौन कौन से प्रोविजंस हैं, इस पे आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पहला क्वेश्चन आपसे तो सिंपल यही पूछा जाएगा कि हाल ही में मनरेगा को जारी किया गया, तो बिल्कुल भी नहीं। इस योजना को 2005 में शुरू किया गया था। दूसरा क्वेश्चन कि वास्तव में इस योजना का पर्पस क्या है। इसका पर्पस ये है कि लोगों को रोजगार की गारंटी देना, अर्थात जो लोग बेरोजगार हैं उनको एक निश्चित समयावधि की गारंटी देना। अब एक और प्रश्न आपसे ये पूछेगा कि आखिरकार वो निश्चित समयावधि कितनी है, क्या 1000 दिन है, क्या 300 दिन है, क्या 200 दिन है। तो आपको पता होना चाहिए कि एक वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिन का उन्हें रोजगार देने की बात की जाती है। अब प्रश्न ये उठता है कि साहब वित्तीय वर्ष क्या होता है। तो आपको पता होना चाहिए वित्तीय वर्ष दोनों के अलग अलग होते हैं। भारत सरकार का वित्तीय वर्ष अलग होता है और आरबीआई का वित्तीय वर्ष अलग होता है। क्लियर। आरबीआई का 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक होता है, यानी कि 1 अप्रैल 2021 से लेकर 31 मार्च 2022 तक का। ठीक है। अगर हम भारत सरकार की बात करें तो भारत सरकार का जो वित्तीय वर्ष होता है वो 1 फरवरी से लेके 31 जनवरी तक होता है। आपने देखा होगा हाल ही में सरकार ने इसे चेंज किया था। तो आपको इससे ज़्यादा नहीं पढ़ना है। फिर आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि क्या परिवार के सभी मेंबर इसके होते हैं सदस्य। तो बिल्कुल भी नहीं। प्रत्येक परिवार के जो अकुशल श्रम करने के इच्छुक वयस्क सदस्य हैं, यानी कि वयस्क अर्थात 18 वर्ष से ऊपर के जो भी पर्सन हैं उनकी बात यहाँ पे की जा रही है। यानी कि मनरेगा क्या बाल मजदूरी को प्रमोट करता है। बिल्कुल भी नहीं। ये बातें याद रखना। कभी कभी ऐसे क्वेश्चन थिंकिंग वाले यूपीएससी बना सकती है। ठीक है। ग्रामीण क्षेत्रों के लिए योजना है। क्या आपसे क्वेश्चन पूछेगा क्या ये शहरी क्षेत्रों के लिए है। तो बिल्कुल भी नहीं साहब, ये ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार की गारंटी देने की बात करता है। ग्राम पंचायतों द्वारा कार्यों का निष्पादन कराया जाता है, अर्थात ग्राम पंचायतें ही बताती हैं कि वास्तव में इन मनरेगा वर्कर्स को हमारे गांव में क्या क्या करना है। यानी कि तालाब उनको खोदना है, उनको जो सिंचाई के साधन हैं उनको परिपक्व बनाना है। जैसे आप ये देख सकते हैं जो गड्ढे हैं उनको पाटने होते हैं, जो खरंजा, जो रोड होती है, जो सड़कें होती हैं, जो नालियाँ होती हैं उनको सुधारने का काम किया जाता है। आप ये देख सकते हैं इस फिगर में कई सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी जो आपको याद रखने में मदद करेंगी। पहला तो ये 100 यानी कि 100 डेज़ की बात कर रहा है। ठीक है। दूसरी बात क्या है, 2005 में इसका गठन हुआ। आपसे क्वेश्चन यहाँ पे कई बार क्वेश्चन घुमाते हैं कि इसे आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ पर लागू किया गया या आज़ादी की 50वीं वर्षगांठ पे। तो ऐसे आपको चीज़ें पता होनी चाहिए। ठीक है। फिर बात आती है कि मनरेगा के तहत जो कार्य किए जाते हैं उनकी सोशल ऑडिटिंग काफ़ी अनिवार्य है। सोशल ऑडिटिंग का मतलब क्या होता है कि जो कार्य किए गए वास्तव में उनका समाज पर क्या इम्पैक्ट पड़ा, क्या उसका सकारात्मक प्रभाव पड़ा। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है कि इसको किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत रेगुलेट किया जाता है। तो आप बता देंगे कि साहब ये ग्रामीण विकास मंत्रालय की एक पहल है, अर्थात ये ग्रामीण विकास के अंतर्गत आता है। अब आपको यहाँ पे दे सकता है कि ये सड़क परिवहन मंत्रालय की पहल है, आपको दे सकता है कि जनजाति मंत्रालय की पहल है, महिला विकास मंत्रालय की पहल है। तो आप कहेंगे नहीं साहब ये ग्रामीण विकास मंत्रालय की पहल है और ये एक केंद्र प्रायोजित योजना है, यानी कि सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है। आप सोच रहे होंगे साहब ये क्या होता है। सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम का मतलब ये होता है कि उसमें कुछ रेवेन्यू केंद्र का होगा, कुछ रेवेन्यू उसमें राज्य का होगा। यह अनुपात अलग अलग राज्यों में अलग अलग होता है। तो आपको अनुपात नहीं याद रखना है, बस इतना याद रखना है कि सेंट्रल स्पॉन्सर्ड या सेंट्रल केंद्र प्रायोजित जो योजना होगी उसमें दोनों की हिस्सेदारी होती है और जो केंद्रीय क्षेत्रक योजना होती है उसमें केवल और केवल केंद्र की हिस्सेदारी होती है। हिस्सेदारी का मतलब कि इस स्कीम के इम्प्लीमेंटेशन में या इसके प्रयोग में लाने में जितना भी पैसा या जितना भी फंड ज़रूरत पड़ेगा वो केवल और केवल केंद्र देगा या केवल और केवल केंद्र और राज्यों के द्वारा वहन किया जाएगा। ठीक है। तो प्रायोजित में केंद्र राज्य दोनों होंगे, क्षेत्रक में केवल और केवल केंद्र होगा। ठीक है।
ये स्कीम आपको इससे ज़्यादा नहीं पढ़नी है। फिर बात आती है हमारी अगली स्कीम दीनदयाल अंत्योदय योजना। हालांकि दीनदयाल अंत्योदय योजना पहले से चली आ रही, लेकिन अब इसका नाम दीनदयाल अंत्योदय कर दिया गया है। पहले हमारी थी राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, जो कि 2011 में शुरू हुई थी ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा, और ये भी सेंटर स्पॉन्सर्ड है। अब बता दीजिए स्पॉन्सर्ड का मतलब केंद्र व राज्य दोनों की स्कीम, ठीक है, यानी कि दोनों इसमें पैसा फंड करते हैं। पर्पज इसका क्या था? इसका पर्पज नाम से ही समझ में आ रहा, अंत्योदय योजना कि ग्रामीण गरीब परिवारों हेतु कौशल विकास और वित्तीय सेवाओं तक बेहतर पहुंच के माध्यम से उनमें एक तरीके से क्या करना, बताइए, उनमें आजीविका के अवसरों में वृद्धि करना, ठीक है, ताकि उनमें गरीबी को कम किया जा सके। सिंपल सी बात है, जो हमारा डिजिटल इंडिया मिशन है, जो स्किल इंडिया मिशन है, उसी की प्रारंभिक एक पहल थी, और इसमें सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की मदद दी जाती है, उन्हें संपन्न बनाया जाता है ताकि वो इस अवस्था में ग्रामीण क्षेत्रों में अपने रोजगार को सिक्योर कर सकें। आप ऐसे देख सकते हैं दीनदयाल अंत्योदय योजना के बारे में 29 स्टेट 5 यूटीज, ठीक है, उस समय के 600 से ज़्यादा जिलों में 5 करोड़ वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। मैंने इसी को हिंदी में कन्वर्ट कर देता हूँ। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, हम जितने भी सोर्स लेते हैं वो सारे पीआईबी के होते हैं, ताकि आपको ना कभी भी तथ्यात्मक जानकारी में दिक्कत ना हो। और भारत सरकार की खुशखबरी है जो 2014 के बाद से आई, इसने जितनी भी स्कीम जारी करती है उनको ऐसे ही पंपलेट में छाप देती है, जो कि हम लोगों के लिए बहुत अच्छा होता है कि हम उन पंपलेट्स का उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। तो आप ये देख सकते हैं सारी चीज़ें यहाँ पे दे दी गई हैं पूरी काफ़ी अच्छे से। बाकी मिनिस्टर साहब कौन है हमें नहीं पता है, मोदी जी अपने देश के प्रधानमंत्री हैं, तो इनको जानने की ज़रूरत ही नहीं, हर बच्चे को पता है, ठीक है। अगला हमारा आर्टिकल है एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय। नाम से समझ में आ रहा आवासीय विद्यालय है, नाम से समझ में आ रहा कि एकलव्य मॉडल है। एकलव्य क्या थे? वो एक जनजातीय एरिया से संबंधित व्यक्ति थे, तो इसलिए जो मॉडल स्कूल बनाया गया है, वास्तव में ये एकलव्य जो जनजातीय स्कूल वो जनजातीय क्षेत्रों में रहने वाले बच्चों के लिए बनाया गया, ठीक है, इतना आपको याद रखना है। तो क्वेश्चन ये पूछेगा क्या वास्तव में अभी बना है? बिल्कुल भी नहीं, ये 1997 और 1980 की पहल है, जो कि दूरस्थ क्षेत्रों में, दूरस्थ का मतलब जो नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं या जो हमारे वेस्टर्न कोस्ट के जो राज्य हैं, जो जनजातीय एरिया के राज्य हैं, वहाँ की बात कर रहा है कि वहाँ के अनुसूचित जनजाति के जो बच्चे हैं उनको गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना। जैसे आप लोगों में से कई सारे बच्चों ने नवोदय विद्यालय का नाम सुना होगा, बिल्कुल वैसा ही ये होता है, ठीक है। अकादमिक के साथ साथ सर्वांगीण विकास पर ध्यान दिया जाता है, न केवल उनको एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है बल्कि उनका फिजिकल, उनका मेंटली काफ़ी ज़्यादा उनको अवेयर किया जाता है। इसका जो फंड है वो जनजाति मिनिस्ट्री के द्वारा दिया जाता है, इसमें ज़्यादा पूछने की ज़रूरत ही नहीं। हाँ, क्वेश्चन यहाँ पे दे सकता है कि एजुकेशन मिनिस्ट्री की पहल है, तो बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। आप ये देख सकते हैं हाल ही में मोदी जी ने कई प्रकार के अंत्योदय योजना में कई सारी स्कीम्स ओपन की थी, ठीक है, तो इसीलिए अंत्योदय चर्चा में रही थी, इसीलिए मैंने आपको वो बताया था, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल टू प्रोवाइड क्वालिटी एजुकेशन इन ट्राइबल एरियाज, ठीक है, तो आप ये देख लिए। नवोदय विद्यालय की भांति होते हमने ऑलरेडी आपको बता दिया। फिर आता है हमारा अगला टॉपिक मेडिसिन फ्रॉम द स्काई प्रोजेक्ट, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट क्या है कि आप जब भी सुझाव लिखते हैं ना दवाओं की प्रचुरता के बारे में या दवाओं की उपलब्धता के बारे में, तो वहाँ आप इसका उपयोग कर सकते हैं कि ये किसकी पहल है, किस स्टेट की पहल है, तो आप बता सकते हैं कि तेलंगाना राज्य की है। इम्पॉर्टेंट यहाँ क्या हो जाता है, तेलंगाना की लोकेशन। क्या तेलंगाना एक लैंडलॉक कंट्री है? तो बिल्कुल साहब। क्या तेलंगाना से भारत की जो माध्य समय रेखा है वो होकर गुजरती है? तो बिल्कुल नहीं साहब। क्या तेलंगाना कर्क रेखा के अंतर्गत आता है? तो बिल्कुल नहीं साहब। ऐसे आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो आपसे बस यही पूछेगा मेडिसिन फ्रॉम द स्काई प्रोजेक्ट होता क्या है? तो वास्तव में इसमें क्या है कि ड्रोन के द्वारा दवाई की सप्लाई श्योर की जाती है। जैसे आप इस पिक्चर्स को देखिए, यहाँ पे आपको पता चल जाएगा, ये जैसे ड्रोन होता है तो इसमें नीचे बॉक्स मेडिसिन का होता है, इसके द्वारा इसको भेजा जाता है, ठीक है। इसी में कई प्रकार की तकनीक आती है, विजुअल लाइन ऑफ साइट एंड बियॉन्ड विजुअल लाइन ऑफ साइट। इसका मतलब यही होता है कि विजुअल लाइन ऑफ साइट्स का मतलब कि हमें पता चलता है जहाँ तक हमारी आंखें देख सकती हैं। होता है ना, कई बार हम अपने कैमरे में जितना देख पाते हैं उसी हिसाब से तो अपने ड्रोन को उड़ाते हैं। एक और बात आती है कि जहाँ हम देख ही ना पाएँ, मान लीजिए सपोज कीजिए आप लोग अपने घर में बैठे हैं,
आपने हमको फ़ोन किया कि सर एक काम कीजिए, नोट्स की पीडीएफ भेज दीजिए तुरंत प्रिंट निकलवा कर, तो हमने तुरंत प्रिंट नोट्स किया और मेडिसिन वाले बॉक्स में नोट्स को पैक किया और आपको भेज दिया। अब मुझे नहीं पता कि आप भारत के सुदूर पूर्व में हैं कि सुदूर पश्चिम में हैं, ठीक है, हमने तो भेज दिया, तो वो हो गया बियॉन्ड, दिखाई ही ना पड़े, मतलब हमारी आंखों से बहुत दूर, ठीक है ना, उसको बियॉन्ड बोलते हैं। बाकी आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं पढ़ना है कि सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने अप्रूव किया है, कुछ भी नहीं पढ़ना है, ये आपसे नहीं पूछेगा, इतना डेप्थ यूपीएससी नहीं पूछा, बस इतना पता हो कि हाँ मेडिसिन फ्रॉम द स्काई जो प्रोजेक्ट है वो किसका है, तो आप बता सकते हैं कि ये तेलंगाना स्टेट के द्वारा शुरू किया गया है, ठीक है। तो आपको बस इतना ही पता होना चाहिए, इससे ज़्यादा यहाँ पे आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। फिर बात आती है अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस या परिषद। वैसे आपसे क्वेश्चन तो नहीं पूछेगा, बट आपको इतना पता होना चाहिए कि अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय जो परिषद है वो एक गैर सरकारी संगठन है, यानी कि वो एक तरीके का एनजीओ है। क्वेश्चन ये पूछा जा सकता था कि क्या वास्तव में ये यूएन की बॉडी है, तो नहीं साहब, ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए। स्थापना 1946 में हुई, आपसे नहीं पूछेगा। हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस में है, इंपॉर्टेंट फ्रांस है कि फ्रांस की लोकेशन कहाँ पे है, ठीक है। तो आप एक तरीके से ऐसे देख सकते हैं, यह है हमारा प्यारा भारत, प्यारे भारत से हम वेस्टर्न की ओर गए, वेस्टर्न में ये है हमारा मेडिटेरियन सी, ये है हमारा अटलांटिक, ये है हमारा स्पेन, ये है पुर्तगाल हमारा, और ये है प्यारा फ्रांस, ठीक है, हमारा नहीं है, ये है प्यारा फ्रांस, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है कि फ्रांस की सीमा मेडिटेरियन सी से भी टच होती है और अटलांटिक से भी टच होती है, ये बातें आपको याद रखनी है, ठीक है। अब आप में से जिन बच्चों को ज्योग्राफी आती है, नहीं भी आती है, तो गूगल सर्च करना, और गूगल सर्च करने के बाद मुझे ये बताना कि फ्रांस और स्पेन के मध्य कौन सा पर्वत रेखा सीमा बनाती है, ठीक है। इन दोनों के मध्य एक पर्वत है, उसका नाम आप बताइएगा, क्लियर। तो आप बताइएगा, देखेंगे कौन सा आपको पता है, क्योंकि इससे आप ही का नॉलेज सही होगा, ठीक है। तो ये हो गया। इसके अलावा आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं पढ़ना है, ये आप देख सकते हैं एक्लव मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल, ठीक है। फिर बात, आप लोग सोचते होंगे सर आप इतनी पिक्चर्स क्यों यूज करते हो। पिक्चर्स यूज करने से दो फायदे होते हैं, एक तो आपके दिमाग में ये चीज़ें छप जाएंगी, इसके बाद आपको पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, सोते में भी आपको याद रहेगा, ठीक है। चलिए, हमारा अगला आर्टिकल है ब्लैक फंगस। नाम से ही समझ में आ रहा, ब्लैक होगा, फंगस होगा, यानी कि आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है क्या वायरस से होता है, तो नहीं साहब, क्यों, क्योंकि फंगस ही इसमें दिया है। तो इसे वास्तव में म्यूकर माइकोसिस भी कहा जाता है, यानी कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछते हैं, हाल ही में चर्चा में रहा शब्द म्यूकर माइकोसिस क्या है, क्या ये एक सुपर कंप्यूटर है, क्या ये चाइना का एक मंगलयान मिशन है, क्या ये नासा के द्वारा खोजा गया उपग्रह है, या फिर एक तरीके की बीमारी है, तो आप बता देंगे साहब एक तरीके की बीमारी है, ठीक है। तो म्यूकर माइकोसिस आप समझ गए कि इसे ही ब्लैक फंगस कहते हैं। वास्तव में ये एक दुर्लभ कवक संक्रमण बीमारी है। क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि क्या ये वायरस संक्रमित है या कवक संक्रमित। हमने ऑलरेडी आपको कई बार पढ़ाया है कि आपसे क्वेश्चन लिस्ट लगाने को क्वेश्चन पूछ देगा कि जीका हो, HIV हो, कोविड-19 हो, ठीक है, स्वाइन हो, ठीक है, ये सब, या डेंगू हो, ये सब किससे फैलते हैं, वायरस से फैलते हैं या फिर पैरासाइट से फैलते हैं या फंगस से फैलते हैं। तो आप बता देंगे साहब कि इनमें अधिकांश जो है वायरस से, चाहे HIV हो, चाहे कोविड-19 हो, चाहे डेंगू हो, चाहे जीका हो, ठीक है ना। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। मलेरिया किससे फैलता है, वायरस से, बिल्कुल भी नहीं साहब, मलेरिया वायरस से नहीं फैलता, तो आपको ये पता होना चाहिए वो पैरासाइट से फैलता है। तो ये आपको याद होना चाहिए कि साहब ये कवक से फैलता है, ठीक है, यानी कि फंगस से। ये म्यूकर माइकोसिस नामक फफूंद के कारण होता है, मतलब एक फफूंद लग जाती है, आप लोग खाते होंगे ना कोई सामान वगैरह सफ़ेद सफ़ेद, उसी को फफूंद बोलते हैं, ठीक है, जो पर्यावरण में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो म्यूकर माइकोसिस जो फफूंद है वो इन्वायरमेंट में अनुपलब्ध है, यानी कि उपलब्ध ही नहीं है, उसकी अनुपलब्धता है, तो आप बता देंगे नहीं साहब वो उपलब्ध है वहाँ पे, ठीक है। उनको प्रभावित ज़्यादा करता है ये बीमारी जो पूर्व की किसी स्वास्थ्य बीमारी से पीड़ित है। मान लीजिए किसी को डायबिटीज़ है, किसी को मधुमेह है, या किसी को अन्य कोई रोग है, उनको ये सबसे ज़्यादा इफेक्ट डालता है। इसीलिए चर्चा में क्यों है, क्योंकि कोविड-19 के जो मरीज़ हैं उन पर ये असर अपना डाल रहा है। और आपको जानकर दुखद आश्चर्य होगा कि ये ब्लैक है, फिर आगे चलकर इसका एक भाई आया वाइट, और अब इसकी एक बहन भी आ गई है येलो। हम वाइट वाले को भी पढ़ेंगे आगे, अब पूरी फैमिली ही आ गई है, तो हम क्या कर सकते हैं। अब आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है क्या इसकी दवा है कोई, तो नहीं साहब। कोई वैक्सीन है, तो नहीं साहब। आपको एक बात बताऊं जानकर आप खुशी मनाना, अभी जितनी हाल ही में नई नई बीमारियां आई हैं ना, इनकी किसी की कोई दवा नहीं है, यानी कि कोई ड्रग नहीं है। आप लोगों को लग रहा होगा सर ऐसी कौन सी बड़ी बात बता दे रहे हो,
तो आपको पता होना चाहिए कि ड्रग में और वैक्सीन में क्या डिफरेंस होता है। ड्रग उसको देते हैं जो बीमार है, वैक्सीन उसको देते हैं जो भी उससे बीमार नहीं हुआ। जैसे आप में से कई सारे बच्चे भी कोरोना से बीमार नहीं हुए हो, तो आपको वैक्सीन दी जाएगी, और जो लोग कोरोना से बीमार हैं उनको इलाज के लिए दवा दी जाएगी, उनको वैक्सीन नहीं दी जाएगी। ठीक है ना। तो ये डिफरेंस होता है दवा में और वैक्सीन में, यानी कि दवा, ड्रग और वैक्सीन, ये ठीक। यानी कि अभी है नहीं तो आपसे क्वेश्चन इसमें नहीं पूछा जाएगा। एक तरीके से आप देख सकते हैं ब्लैक फंगस, वार्निंग बेल्स, व्हेन वल्नरेबल, तो आपको बस ये देखना है, बाकी आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा प्रिवेंट कैसे करना है, डूज क्या करना है, क्या नहीं करना है, हाउ टू मैनेज द डिजीज़। बस ये है कि मैंने आपको इसलिए दे दिया क्योंकि आर्टिकल इतना चर्चा में आया था हिंदू में, तो मैंने आपको यहाँ पे कवर करा दिया। ठीक है। आप ऐसे देख सकते हैं इन्फेक्शन फंड इन डायबिटीज़, डायबिटीज़ के जो पेशेंट होते हैं, यहाँ तक कि कोविड-19 में ये जो म्यूकर माइकोसिस है काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है। उम्मीद है आप इस आर्टिकल को काफ़ी अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। साथ ही इसमें आपको काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल मिले जो आपकी प्रीलिम्स की तैयारी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। मिलते हैं अपने कल के नए आर्टिकल के साथ, कुछ नए करंट की घटनाओं के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और स्वस्थ रहिए।